बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये बैनुल-अक़वामी ख़बर है और ये तुर्की और सऊदी अरब के हवाले से है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने एक स्टेटमेंट दिया है और उनके बयान से ख़ास तौर पे सऊदी अरब में और अरब ममालिक में आग लगी है और वो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। वहाँ पे गुस्सा पाया जाता है, लेकिन तैयब एर्दोग़ान का जो स्टेटमेंट है वो भी एक रद्द-ए-अमल के तौर पे था। पहले मैं आपको बताऊं कि तैयब एर्दोग़ान ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि खलीज के बाद ममालिक तुर्की को निशाना बना रहे हैं और ऐसी पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। इसके बाद उन्होंने तंज़िया अंदाज में एक जुमला था उनका जो उन्होंने बोला भी इस अंदाज में कि तंज करने वाले अंदाज में। उन्होंने कहा यह नहीं भूलना चाहिए कि जो ममालिक आज सवालों के घेरे में हैं वो कल तक वजूद में भी नहीं थे और शायद आने वाले कल में भी वो मौजूद ना रहें, जबकि अल्लाह की मर्ज़ी से हम इस खित्ते में अपना परचम लहराते रहेंगे। ये कह रहे हैं रजब तैयब एर्दोग़ान। अच्छा, ये जो तंज़िया बात उन्होंने की है ना, वो उन्होंने कहा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ममालिक आज सवालों के घेरे में हैं, कौन से मुल्क हैं, यानी यूएई से सवालात उठाए जा रहे हैं और बहरीन से उठाए जा रहे हैं, इज़राइल से ताल्लुकात बेहतर करने पे सऊदी अरब से उठाए जा रहे हैं। तो ये जो सवालात के घेरे में तो यही मुस्लिम ममालिक हैं और ये सवालात पूछने वाले बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे कुवैत है, कतर है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, बहुत सारे और मुल्क हैं, मलेशिया है। वो सवालात उठा रहे हैं कि आपने इनके साथ ताल्लुकात क्यों बनाए, यहूदियों के साथ, इसराइलियों के साथ। तो तुर्की के सदर का इशारा इस जानिब था। अब क्योंकि सऊदी अरब खुद वजूद में 1932 में आया और तुर्क जो हैं वो लगभग उनकी हुकूमत को 800 साल हो गए हैं। पहले वो इस पूरे खित्ते के ऊपर इक़्तिदार उनका था, बहुत बड़ा इक़्तिदार था, 600 साल के करीब। अब 100 साल, ये 700 साल के करीब हो गया। तो 100 साल तो अब वो तुर्की को दोबारा जो नया तुर्की बना उसको भी 100 साल होने वाले हैं। 2023 में जो मुआहदा लौज़ान है उसकी मुद्दत भी ख़त्म हो जाएगी, तो तुर्की अपने आप को ज़्यादा आज़ाद महसूस करेगा। तो ऐसा एक तुर्की जो है वो ख़तरा हो सकता है। तुर्की ने कहा कि वो ममालिक जो कल वजूद में नहीं थे, जब वो वजूद में नहीं थे तो वहाँ पे तुर्की था और हो सकता है कि कल वो वजूद में ना हो और हम इस खित्ते में अपना परचम लहराते रहें। इन अल्फाज का मतलब है कि तुर्की की नीयत है कि कल वो ममालिक ख़त्म हो जाए और वो इलाके वापस तुर्की को मिल जाएँ और तुर्की खिलाफत जो है वो दोबारा से रिवाइव हो और ये पूरा खित्ता तुर्की के पास चला जाए। बयान का सादा सादा मतलब निकालें तो ये निकलता है और सऊदी अरब ने भी उसका यही मतलब निकाला है। लेकिन ये तुर्की ने स्टेटमेंट दिया क्यों, उसकी वजह थोड़ा सा पीछे जाएं तो सऊदी अरब के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरबराह हैं, उनके जो चेयरमैन हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, सऊदी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, अजलानुल अजलान उनका नाम है। उन्होंने एक बयान दिया था और ये सोशल मीडिया के ऊपर दिया था और प्रैक्टिकली भी वो कह चुके हैं कई दफ़ा कि हर सऊदी शहरी को चाहिए, चाहे वो ताजिर हो या सरमायाकार हो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो तुर्की का हर तरह का बाइकआउट कर दे। चाहे वो दरामदात की सतह पे हो, तुर्की से आपने चीज़ें लेनी हो, कुछ आपने मंगवाना हो उनसे, सरमायाकारी की सतह पे हो या आपने कोई उनके मुल्क के अंदर पैसा लगाया हुआ है, सरमायाकारी की हुई है, या फिर सियाहत की सतह के ऊपर हो। तो ये तीनों चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा ये कदम हमारे रहनुमाओं, हमारे मुल्क और हमारे शहरियों के ख़िलाफ़ तुर्की की हुकूमत की मुसलसल मुखालफत के जवाब में उठाया गया है। अब ये तुर्की जो है वो इस कोशिश में है सऊदी अरब कि तुर्की का बाइकआउट किया जाए, तुर्की के अंदर सरमाया अपना निकाल लिया जाए, तुर्की से जो चीज़ें हर साल ख़रीदते हैं वो ख़रीदना बंद कर दी जाएँ, तुर्की में जो लोग काम करते हैं रहते हैं सऊदी अरब के वापस आ जाएँ, या जो सयाहत के लिए लोग तुर्की में जाते हैं वो भी वापस आ जाएं और वहाँ पे इस साल से ना जाएं। इससे तुर्की को क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका थोड़ा सा डाटा मैं आपके सामने रख देता हूँ। 1000 के करीब निजी कंपनियां हैं तुर्की में जो सऊदी अरब के लोगों की हैं। सऊदी अरब के लोगों की 1000 के करीब निजी कंपनियां हैं जो तुर्की के अंदर काम करती हैं। बहुत बड़ा सरमाया है। गुज़िश्ता चंद सालों में उन्होंने 6 अरब डॉलर का सरमाया जो है वो तुर्की में लगाया है। ये प्राइवेट सऊदीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत की बात नहीं कर रहा। और इसके अलावा 8 लाख तुर्क, 8 लाख सऊदी शहरी, सऊदी अरब के लोग, अरब
ये जाते हैं हर साल तुर्की में सैर करने के लिए। वहाँ ये इसलिए जाते हैं कि एक तो तुर्की में इनको यूरोप जैसा माहौल मिलता है, वहाँ जो लोग हैं वो यूरोपियन से मिलते जुलते हैं, और अरब जो है वो आपको पता है कि थोड़े से जब उनके पास पैसा ज़्यादा हो और वो इन मुल्कों में जाना चाहें तो नॉर्मली वो अयाशी करते हैं। तुर्की में उनको हलाल खुराक बड़े आराम से मिलती है और बहुत सारा इनको यानी उनका वो सारा गुजारा ठीक चलता है अगर वो तुर्की चले जाते हैं तो। और यहाँ पे वो खुश रहते हैं जाके, मौसम भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, खूबसूरती बहुत है। तो जो अरब्स हैं वो बजाय इसके कि यूरोप में जाएं, वहाँ पे उनको थोड़ा सा वो अजनबियत महसूस करते हैं जो तुर्की में उनको नहीं होती कि ये मुसलमान लोग हैं तो खाना भी हमें यहाँ हलाल मिल जाता है, तो और चीज़ें भी। तो बहुत बड़ी तादाद में सऊदी अरब के लोग, 8 लाख लोग हर साल कमोबेश सऊदी अरब से तुर्की जाते हैं सैर सपाटा करने के लिए। और ये लोग इतने अमीर हैं, इतने पैसे वाले हैं कि इनमें से हर शख्स जो है, अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ खर्चना उनके लिए मसला कोई नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स जाके तुर्की में खर्च करके आते हैं, तो उनको बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर ये वो चीज़ें अगर ख़त्म कर देता है सऊदी अरब तो तुर्की को नुकसान तो पहुंचेगा। लेकिन क्या सऊदी अरब ये कर सकता है? क्योंकि सऊदी अरब और तुर्की बाहमी तजारत भी करते हैं। 5 अरब डॉलर की सालाना बाहमी तजारत होती है तुर्की में और सऊदी अरब में। इसमें ये आधा आधा है, 2.5 अरब डॉलर की चीज़ें जो है वो तुर्की देता है सऊदी अरब को, और 2.5 अरब डॉलर का ही तेल देता है सऊदी अरब तुर्की को। तो इस तरह इनकी बाहमी तजारत चलती है। इन दोनों में लड़ाई है क्या? इन दोनों में बेसिकली लड़ाई ये है कि तुर्की की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, उसकी ताकत भी बढ़ती जा रही है, वो अपने इत्तेहादियों को भी ज़्यादा करता जा रहा है। यानी पाकिस्तान जो कल तक पूरी तरह से सऊदी अरब की गोद में था, सऊदी अरब के कैंप में था, वो पाकिस्तान अब तुर्कों के साथ हाथ मिलाता हुआ नज़र आता है और तुर्कों के साथ उसके ताल्लुकात निस्बतन बेहतर होते चले जा रहे हैं। अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पे आप देखें, अभी आप एक सर्वे करवा लें ट्विटर पे, मैं करवा लूँगा और आपके सामने उसके नताइज भी रख दूँगा कि आप तुर्की के साथ जाना चाहते हैं या सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, या एक ऑप्शन रख लेंगे दोनों के साथ, जो तो मुमकिन नहीं है, दोनों में से एक की तरफ आपको ज़्यादातर जाना पड़ेगा क्योंकि इनके इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी जो है, मुझे ऐसा लगता है, या मुझे जो मैसेजेस आते हैं या जो मैंने अवाम से बातचीत की है जहाँ लोगों से, तुर्की की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। ख़ास तौर पे ये अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा चलने के बाद बहुत सारे लोग और ज़्यादा तुर्की के साथ जुड़ गए हैं और 2023 का तुर्की कैसा होगा इसके इंतज़ार में है पाकिस्तानी। तुर्की वो कौन सी चीज़ें अनाउंस करने जा रहा है मुस्तकबिल में जो उसके ख्वाब हैं जिनको वो पूरा करेगा। और मशरिक़ वस्ता में उसकी ताकत जो बढ़ रही है, रूस के साथ मिलके, दूसरे इत्तेहादियों के साथ मिलके, नेटो के अंदर उसकी ताकत बढ़ी है, पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो गया है, उसने अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा रोल प्ले किया है, ईरान के साथ उसने ताल्लुकात बनाए हैं, आज़रबाईजान के साथ मिलकर इतनी ताकत जमा की है कि आज़रबाईजान आज आर्मीनिया को मार रहा है। मलेशिया के साथ तुर्की के बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं। यूरोपीय ममालिक जो हैं, जिनमें जर्मनी ख़ास तौर पे और दीगर ममालिक, वहाँ पे तुर्की ने अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं। तो तुर्की की बढ़ती हुई ताकत से अरब खाइफ हैं और उनको ये लगता है कि कल को ये अपने इलाके या अपनी जायदादें अगर वापस मांगते हैं और अपनी चीज़ें और अपने हुकूक वापस मांगते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। और ये एक इस्लामी दुनिया की सरपरस्ती की एक रस्साकशी है जो सऊदी अरब और तुर्की के बीच में चल रही है। ये दोनों इस्लामी दुनिया को लीड करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों में से अभी फैसला कुन जो है वो मरहला अभी तक आया नहीं है। ऐसा नहीं हो सका कि कौन इस्लामी दुनिया को लीड करेगा। सऊदी अरब को लगता है उसको करना चाहिए, तुर्की को लगता है उसका करना चाहिए, लेकिन तुर्की बहुत तेज़ी से नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जा रहा है और सऊदी अरब अपनी क्रेडिबिलिटी को खो रहा है। उसकी कुछ वजूहात हैं, मैंने आपको बताई भी थी कि एक तो सऊदी जो है वो अपनी अयाशी नहीं छोड़ रहे, अपना शाहाना लाइफस्टाइल नहीं छोड़ रहे। दूसरा, सऊदी जो है वो इसराइल और अमेरिकन के साथ और यूरोपियंस के साथ ज़्यादा इंटरेस्टेड है ताल्लुकात बनाने में। तीसरा, इसराइल की जो ऑयल इंडस्ट्री नीचे जा रही है उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट है। वो नए बहुत सारे ऐसे कारोबार करना चाहता है जो उनके दीनी तशख़्ख़ुस के साथ मैच नहीं करते, उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते। लिहाजा ये जो है सऊदी अरब नीचे की तरफ जा रहा है और तुर्की ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन जब ये बैलेंस हो गए हैं तो यहाँ पे इनका एक दूसरे के साथ टकराव शुरू हो गया है। देखना यह है कि इनमें से आने वाले वक्त में या 2023 तक इनमें से कौन चंद कदम आगे होता है और मुस्लिम दुनिया को लीड करता है। और खाली ये दो प्लेयर्स नहीं है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, अगर पाकिस्तान के पास पैसा हो, अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हों,
तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कोई भी हो वो इस्लामी दुनिया को लीड कर सकता है। द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान एटॉमिक ताकत है, पाकिस्तान के पास बहुत तगड़ी एक फ़ौज है, पाकिस्तान अपने हथियार खुद बनाता है, तो ताकत के लिहाज से पाकिस्तान एक बेहतरीन कौम है। यूथ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में टेक्निकली लोग बड़े स्ट्रांग हैं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान भी लीड कर सकता है अगर पाकिस्तान का किबला दुरुस्त हो तो हमने अपना किबला जो है वो दुरुस्त नहीं किया हुआ। हम हालात के हाथों कुछ मारे हुए हैं, कुछ करप्ट लोगों के हाथों मारे हुए हैं, और कुछ हमारी अपनी सुस्तियाँ और नाकामियाँ भी हैं। अच्छा, मेरे कुछ दोस्तों ने ये स्टोरी की है कि तुर्की जो है वो सऊदी अरब से अब मुकाबला लोग करवा रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरब इन्वेस्ट करता है। सऊदी अरब ने कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ पे उल्मा में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था ईरान के ख़िलाफ़, और जहाद के लिए भी बड़ा इन्वेस्ट किया था। अभी वो अपने तशख़्ख़ुस को वापस ऊपर लाने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, मीडिया और सोशल मीडिया पे भी। तो कुछ कहानियाँ आपको सुनने को मिल रही है जहाँ लोग ये कहेंगे कि तुर्की जो है वो तो इसराइल को उसने सबसे पहले तस्लीम किया था। लोग ये कहेंगे वो आज भी इसराइल के साथ तजारत करता है। लोग ये कहेंगे कि तुर्की और इसराइल जो है बीच में से एक है, मिले हुए हैं, और ये नूरा कुश्ती करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इनका एजेंडा जो है वो कुछ और है। इस तरह की चीज़ें आएंगी आने वाले दिनों में। लेकिन इसके ऊपर एक मैं कंप्लीट वीलॉग करूंगा कि तुर्की ने किन हालात में और कब इसराइल को तस्लीम किया था, कल का तुर्की क्या था, आज का तुर्की क्या है, रजब तैयब एर्दोगान और उससे पहले जो आने वाले रहनुमा थे उन्होंने तुर्की को कैसे तब्दील किया है, और जो तुर्की का बाप था अतातुर्क, कमाल अतातुर्क, और उसने किस तरह की तुर्की की बुनियाद रखी थी, और इस वक्त जो है दुनिया के सामने किस तरह का तुर्की मौजूद है। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इनको देखे बगैर आप ये फैसला नहीं कर सकते कि तुर्की बेहतर है या सऊदी अरब। मेरे ख्याल में अगर सऊदी अरब और तुर्की दोनों हाथ मिलाएं और बाकी सारे मुसलमान मुल्क इनके साथ हाथ मिलाएं और एक बड़ा मुसलमानों का ग्रैंड अलायंस बने, OIC का एक प्लेटफॉर्म हो जिसको मुतहर्रिक किया जाए, तो इससे अच्छा तो मुसलमानों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आता। वजह यह है कि अरबों और अजमों का जो एक पुराना कॉन्सेप्ट है उससे अपने आप को अभी तक सऊदी अरब के लोग या सऊदी अरब के हुक्मरान निकाल नहीं पाए। उन्हें अभी भी लगता है कि वो बाकी दुनिया से बेहतर हैं। जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं उनसे अगर आप पूछें तो आपको पता चलेगा कि चंद एक लोगों को छोड़ के या आम आवाम को छोड़ के ज़्यादातर सऊदी अरब के ताकतवर हल्के, उनकी हुकूमत और उसमें शामिल लोग और इदारे, वो हम लोगों को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को या इंडियंस को या इस खित्ते से जाने वाले लोगों को अपने से कमतर समझते हैं। आप उम्रा करने जाएं, आप हज करने जाएं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरीके से आपके साथ ट्रीट करते हैं, या अगर आप वहाँ काम करते हैं तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अंदाज़ा होगा। तो वो जो है ना कि मैं बेहतर नस्ल का आदमी हूँ और मैं बेहतर हूँ क्योंकि मैं अरब हूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं हासिल। ये तकवा है जिसकी बुनियाद पे परहेज़गारी है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह के नज़दीक आदमी बेहतर होता है या कमतर होता है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अपने अलावा किसी और को कुछ ना समझना। यही गलती जो है वो जब जब कौमों ने की है तो वो दुनिया में अकेली भी हुई और उनको मार भी पड़ी। अब सऊदी अरब से जो है वो ये तवक्को की जानी चाहिए और ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो बजाय इसके कि कन्फ्लिक्ट में जाए, एक मुसलमान मुल्क का बाइकआउट करे। यानी सऊदी अरब बाइकआउट करना तो इसराइल का करे, उनके लिए रास्ते खोल रहा है और तुर्की के लिए रास्ते बंद कर रहा है। सऊदी अरब ने बाइकआउट करना है तो भारत का करे जो मुसलमानों को मार रहा है। सऊदी अरब ने अगर बाइकआउट करना है तो वो बाइकआउट करे यूरोप का, अमेरिका का करे जो मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं। उनका बाइकआउट नहीं कर रहे, मुसलमानों के मुल्कों का उनका बाइकआउट कर रहे हैं। तो हम आपसी लड़ाइयों में जब तक उलझे रहेंगे हम कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जाएंगे। ये बात इन बड़े बड़े मुल्कों को समझ नहीं आ रही और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लिख के छोड़ा। अल्लाह ताला ने अहादीस नबवी के ज़रिए से हम तक ये पैगाम पहुँचाया कि जब तक हम इकट्ठे रहेंगे हम मजबूत रहेंगे, लेकिन जब हमारे अंदर निफाक पैदा हो जाएगा, हम बिखर जाएंगे, तो लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और वो नुकसान आज पूरी कौम, पूरी उम्मत वो नुकसान आज उठा रही है। दुनिया के कौन सा ऐसा कोना है जहां मुसलमान को मार नहीं पड़ रही। अब ले देकर सिर्फ एक आज़रबाईजान है जो इस वक्त आर्मीनिया को मार रहा है, लेकिन इसके ऊपर पूरा मगरिब एक तरफ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज़रबाईजान का साथ देने के लिए कौन मौजूद है? पाकिस्तान और तुर्की। बस अब तक लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।